चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल जो हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे थे, क्लासिकल म्यूज़िक को दो हिस्सों में बांटा है। क्लासिकल म्यूज़िक भारत में शास्त्रीय संगीत दो भागों में है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटक म्यूज़िक। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि कर्नाटक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक दोनों का अंतर बताइए। सिमिलरिटीज़ तो बहुत कम है, भिन्नताएं ज़्यादा हैं, अलग अलग ज़्यादा हैं। तो आपको ये आंसर परमानेंट तैयार करना चाहिए। जैसे हमने अभी आपको स्कल्पचर वाला कल बात कर रहे थे, गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला की बात कर रहे थे, ठीक ऐसे ही डांस की बात कर रहे थे, क्लासिकल डांस। ऐसे ही हम लोग जो है म्यूज़िक की बात कर रहे हैं। तो जब आप CCRT की वेबसाइट पे जाएंगे तब भी म्यूज़िक के बारे में काफ़ी कुछ आपको डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे। तो कर्नाटक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक, तो कल मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक पर पारसी और अरबी प्रभाव है, अरब और पारस का प्रभाव है। और उसका प्रभाव होने का कारण है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद में जब वहाँ से सूफीज़म वाला जो भाव आया और ख़ास करके अमीर खुसरो के यहाँ से हिंदुस्तानी म्यूज़िक बदल गया। जबकि कर्नाटक म्यूज़िक अभी तक वैसा का वैसा बना हुआ है जैसा वो प्राचीन काल में संगम पीरियड में था, या तमिल जो क्लासिक पोएट्री थी जिसको जिस तरह से गाया जाता था वो उसी स्वरूप में आज भी है। वाद्य यंत्र केवल तबला वहाँ पर थोड़ा सा पहुँचा है, मृदंगम की जगह पर तबला, लेकिन जो मेन वाद्य यंत्र वहाँ साउथ में मिलता है कर्नाटक संगीत में वो है वायलिन। वायलिन बेस्ड होता है। जबकि नॉर्थ इंडिया में जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट सारंगी है। इसका जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट है वो सारंगी है। तो सारंगी भी है, वायलिन भी है, हारमोनियम भी। हारमोनियम तो बहुत लोकल माना जाता है, हारमोनियम को उस तरह से नहीं माना जाता, लेकिन ये माने जाते हैं। दूसरा, राग रागिनियाँ काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन साउथ में शुद्ध राग ज़्यादा है कर्नाटक संगीत में, और यहाँ पर प्रयोग बहुत ज़्यादा है। प्रयोग बहुत हुए हैं राग रागिनियों में हिंदुस्तानी म्यूज़िक में। और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में जो नए वाद्य यंत्र हैं जैसे कि सितार, सितार से बना है, ईरानी शब्द सितार से सितार बना है। तो वीणा कई सारे रूप हैं। सितार है, सुरबहार है, बाबा अलाउद्दीन खान ने बनाया है सुरबहार। मेहर के हैं बाबा अलाउद्दीन खान, सरस्वती मंदिर जिन्होंने बनाया, मेहर के महाराजा के यहाँ पर थे। और पंडित रविशंकर से उनकी लड़की अन्नपूर्णा देवी की शादी हुई थी। सुरबहार अन्नपूर्णा देवी भी बजाती थी और सुरबहार उन्होंने ही बनाया था। और सितार वादक पंडित रविशंकर उनके दामाद हैं। उसके अलावा जितने और देश के सबसे बड़े बड़े सितार वादक हैं, पन्नालाल घोष जो बांसुरी वादक हैं, या और भी जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई थी पन्नालाल घोष ने, ऐसे बहुत सारे लीजेंड्स जो हैं बाबा अलाउद्दीन खान के शिष्य हैं। बाबा अलाउद्दीन खान को पद्म विभूषण तक मिला हुआ है और उनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ था भारत सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश के जब भी कभी जीके आता है तो उनका नाम जरूर आएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान, बाबा अलाउद्दीन खान। ढेरों राग रागनियाँ उन्होंने बनाई हैं, बहुत सारे नए नए रागों की रचना की है, बहुत सारे वाद्य यंत्र बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, उस्ताद विलायत खान, उनके लड़के उस्ताद विलायत खान सितार प्लेयर, और उनकी विरासत बहुत लंबी है बाबा अलाउद्दीन खान की। तो पढ़िएगा, शॉर्ट नोट जरूर लिखिएगा उनके ऊपर, बाबा अलाउद्दीन खान के ऊपर। दूसरी चीज़, हिंदुस्तानी संगीत में घराना सिस्टम है, जबकि कर्नाटक संगीत में घराना सिस्टम नहीं है।
कर्नाटक संगीत में कोई घराना सिस्टम नहीं है। यहाँ घराना सिस्टम मतलब एक गाने की एक स्टाइल होती है, वो उस घराने की स्टाइल होती है, उसको कॉपी करने वाले जितने लोग होते हैं वो उस घराने से माने जाते हैं। तो यहाँ घराना सिस्टम है और कर्नाटक म्यूजिक में घराना सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। कर्नाटक म्यूजिक में इस तरह से इतने भाग भी नहीं होते, विलंबित और गति वाले इतने भाग नहीं होते जितने आपको नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और कर्नाटक म्यूजिक ज़्यादातर मंदिरों में और धार्मिक प्रयोजनों से और उसी से ज़्यादा बचता था। और कर्नाटक संगीत आपको साउथ की मूवीज़ में देखने को मिल सकता है। साउथ की मूवीज़ में सुर संगम एक मूवी है गिरीश कर्नाड की, जो हिंदी में डब हुई है, हिंदी में डबिंग हुआ है उसका, जयाप्रदा और गिरीश कर्नाड है। तो वो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो एक गीत है वो गिरीश कर्नाड सर्च करिएगा, सुर संगम मूवी। और हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो गीत है वो आपको कर्नाटक म्यूजिक की झलक देता है। इसीलिए साउथ की मूवी जब हिंदी में डब होती है और कई बार जब उसके गाने बनाए जाते हैं तो वो कभी भी सूट करते हुए नहीं दिखते वो गाने एकदम, क्योंकि हमको नॉर्थ इंडिया के हिंदुस्तानी म्यूजिक सुनने की आदत है और वो कर्नाटक म्यूजिक में ज़बरदस्ती हिंदी में बनाया गया गाना होता है तो वो बड़ा अटपटा लगता है, वो सूट भी नहीं करता, उनके साथ मैच भी नहीं करता, वो रस भी नहीं आता उस गाने में। जबकि साउथ में, साउथ की लैंग्वेज में जब वो गाना होता है तो वो वहाँ बहुत फिट बैठता है वो उसमें। पर वो रिदम को और म्यूज़िक को और डांस को उसको तो चेंज कर नहीं सकते, इसलिए उस पर ज़बरदस्ती वो शब्दों को चिपकाते हैं। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक बनाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से कर्नाटक म्यूज़िक नहीं करता। नाम कर्नाटक म्यूज़िक है लेकिन उसका मुख्य क्षेत्र तमिल है, ध्यान रखिए। नाम कर्नाटक म्यूज़िक है लेकिन कर्नाटक म्यूज़िक का मतलब केवल कर्नाटक नहीं है। कर्नाटक म्यूज़िक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एपिसेंटर है वो कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई। तो ये तुलना जरूर करेगा। त्यागराजा, MS सुब्बुलक्ष्मी, ये बड़े नाम हैं कर्नाटक म्यूजिक के। MS सुब्बुलक्ष्मी को 99 में भारत रत्न दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित की गई। और त्यागराजा के समारोह जो थे वो सत्य साईं बाबा कराते थे, एक कॉन्सर्ट करते थे वो नेशनल इंटीग्रेशन का, बहुत पहले दूरदर्शन पे आया करता था, बहुत लोग बैठते थे उसमें। प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव भी जाके बैठते थे नीचे वहाँ सुनने वालों में, ऑडियंस में। फिर वो आधे घंटे का, 1 घंटे का, हम लोगों को मजबूरी में वो देखना पड़, उस समय टेलीविज़न जो था वही था, दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल था। अगर आपको TV देखना है तो वो देखना ही पड़ता था। तो वो 1 घंटे का प्रोग्राम 10 से 11 बजे तक सुबह रविवार के दिन उनका फिक्स था और वो कर्नाटक संगीत था। तो नॉर्थ इंडिया वाले के लिए वो बोरिंग सा होता है, लेकिन ठीक है। तो ये तुलना जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं। समानताएं 2-3 हैं, असमानताएं 7-8 हैं। तो ऐसा करके 10 पॉइंट आप बना लीजिए, 3 समानताओं के 7 असमानताओं के, और नोट्स बना लीजिए इसका। ये क्वेश्चन इतना परफेक्ट क्वेश्चन है कि अगर ये आ गया तो आपको पूरे मार्क्स देगा। 10 में से 9 नंबर दे सकते हैं इसमें, अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया तो, ठीक है ना। जो मैं हर बार आपको बताता हूँ ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तैयार क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज के लिए, उनमें से एक क्वेश्चन ये है। क्योंकि जब भी कोई पेपर सेटर होता है और उसको लगता है कि मैं कल्चर में से कोई एक जनरल चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो वो यही चीज़ पूछता। पहले कई बार पूछा भी गया। स्टेट सर्विस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मध्य प्रदेश कला के मामले में, म्यूज़िक के मामले में बहुत आगे रहा है। इंदौर बहुत बड़ा सेंटर रहा है। इंदौर घराना आमिर खान के नाम से चलता है। आमिर खान सिंगर, एक्टर नहीं, एक आमिर खान साहब थे जो सिंगर थे। वो बहुत सारी फिल्मों में भी म्यूज़िक दिया है उन्होंने, लेकिन उनके लड़के हैं अरबाज खान, वो जो सिनेमा में काम करते हैं। आप उस्ताद आमिर खान जब सर्च करेंगे तो उसमें उनके बच्चे का नाम भी आ जाएगा, शाहबाज खान, जो बहुत सारी मूवीज़ में विलेन भी बनता है, सीरियल में है
है ना, तो आप, हाँ, एक्टर डायरेक्टर, यस। तो अब आमिर खान साहब के लड़के हैं, तो वो है इंदौर घराना। तो इंदौर घराना काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, यहाँ तक कि लता मंगेशकर भी इंदौर घराने से मानी जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे गायक हैं क्लासिकल म्यूज़िक वाले जो यहाँ से हैं। इसके अलावा ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, किराना घराना बोलते हैं जनरली, वो किराना है, वो किराना वही जगह यूपी की जो बदनाम है, काफ़ी न्यूज़ में चलता रहता है, जहाँ हिंदू मुसलमान होता रहता है, तो वही किराना घराना। और तानसेन के समय से ही है एक तरह से ग्वालियर, तो ग्वालियर पुराना घराना है। और मॉडर्न डेज में भी म्यूज़िक में बहुत लोग हैं। अब आप एमपीपीएससी का करंट अफेयर्स जब भी निकालेंगे तो एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स में म्यूज़िक बहुत भरा पड़ा है, म्यूज़िक और डांस। राजा चक्रधर सिंह, हमारे यहाँ के राजा भी डांसर थे। जैसे हम नवाब वाजिद अली शाह की बात करते हैं कि वो कथक के लिए थे, लखनऊ के नवाब कथक के लिए जाने जाते थे, ऐसे राजा चक्रधर सिंह, रीवा के राजा। रीवा में म्यूज़िक बहुत फला फूला, उज्जैन में म्यूज़िक बहुत फला फूला। भरथरी के गाने, भरथरी गायन जो है नाथ संप्रदाय का गायन परंपरा है, भरथरी गायन। तो लोकल में जब जाएंगे फोक सॉन्ग में, तब भी बहुत रिच है मध्य प्रदेश गायन शैली में। नाट्य में मैंने आपको 3 बताया था कल, नृत्य और नाट्य, तीनों जो भरत मुनि का है वो तीनों इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। तो एमपीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सब लोगों को तैयार कीजिए। राजा भैया पूंछ वाले सर्च कीजिएगा, राजा भैया पूंछ वाले, महाराजा चक्रधर सिंह, पंडित कार्तिक राम, मध्य प्रदेश के पंडित कार्तिक राम। तानसेन तो है ही हैं, तानसेन, बैजू बावरा, पंडित हरिदास, पंडित हरिदास। और फिर आमिर खान, उस्ताद आमिर खान। नए लोगों में, नए जमाने के लोगों में उस्ताद आमिर खान, लता मंगेशकर खुद हैं। फिर क्लासिकल म्यूजिक में एक बहुत बड़ा नाम है कबीर पंथी गायक में, कुमार गंधर्व, देवास के हैं कुमार गंधर्व, पंडित कुमार गंधर्व, वो भी मध्य प्रदेश से हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, किशोर कुमार भी लिख सकते हैं, खंडवा से किशोर कुमार, गायन में बहुत बड़ी हस्ती हैं किशोर कुमार। तो किशोर कुमार और लता मंगेशकर के बगैर तो फिल्मी दुनिया बिल्कुल अधूरी हो जाती है, और वो दोनों ही मध्य प्रदेश से हैं। तो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, क्या बता रहा था मैं? हाँ, नहीं अशोक नहीं, एक और कुछ बता रहे थे हम अभी। हाँ, कुमार गंधर्व जो मैं बता रहा था, पंडित कुमार गंधर्व, कबीर गायन में। एक और बड़ी चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, एमपीपीएससी के हिसाब से, जो यूपीएससी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक सम्मान चलाया हुआ है, कालिदास सम्मान। वो राष्ट्रीय सम्मान है, उसको बोलते हैं कि एक राष्ट्रीय सम्मान है कालिदास सम्मान। तो जो कालिदास सम्मान एक राष्ट्रीय सम्मान है, वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। नाम कालिदास सम्मान है। इसलिए आप जब भारत एक खोज देखते हैं, और भारत एक खोज में जो शुरुआत होती है कालिदास के एपिसोड की, तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक, मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, वो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसी से उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन कालिदास के ऊपर है। मोहन राकेश ने जो आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है, बहुत फेमस नाटक है। 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है नाटक में इंडिया में, उनमें हिंदी में है मोहन राकेश। अगर हिंदी में नाटक की बात आती है तो एकमात्र व्यक्ति आते हैं मोहन राकेश, बहुत ज़बरदस्त नाटककार हैं। बंगाली में बात आती है तो बादल सरकार, बंगाली में जो नाटककार हैं वो बादल सरकार। मराठी में जो नाटककार हैं, मराठी के नाटककार हैं मैंने आपको बताया था, प्रिया तेंदुलकर के पिताजी, कौन से तेंदुलकर?
पंछी ऐसे आते हैं, मुजरिम हाजिर हो, घासीराम कोतवाल, कोर्ट चालू आहे, मराठी में कोर्ट चालू आहे और हिंदी में बोलते हैं मुजरिम हाजिर हो। सब सीरियल बन चुके हैं। विजय तेंदुलकर, यस, विजय तेंदुलकर। तो जो विजय तेंदुलकर है, बादल सरकार है, मोहन राकेश, ये सब एक ही श्रेणी के हैं। और गुजराती में गोवर्धन राम। क्या लिखा? सरस्वती चंद्र, सरस्वती चंद्र। तो ये भारत के बड़े नाटककार हैं। तो जो मोहन राकेश की बात हम लोग कर रहे हैं, उनमें आषाढ़ का एक दिन जो है वो कालिदास के ऊपर है। और उसमें आप देखते हैं कि कालिदास कुछ गुनगुनाता हुआ आता है और गाता हुआ रहता है। तो कालिदास को गायक माना गया है। जनरली हम लोग कालिदास को संस्कृत कवि के रूप में, संस्कृत नाटककार के रूप में जानते हैं, लेकिन आषाढ़ का एक दिन उसको एक गायक बताता है। और उसी नाटक को शायद बैकग्राउंड बनाते हुए ही मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान, जनरली कालिदास सम्मान ऐसा लगता होगा कि साहित्य के लिए, संस्कृत के लिए किसी कवि को, किसी लेखक को, किसी नाटककार को दिया जाता होगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कालिदास सम्मान पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, है ना, हाँ, उधर वो किशोर कुमार सम्मान है, उनको दूसरा सम्मान है। तो लता मंगेशकर सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, ये दूसरे हैं, उनको भी दिया है। लेकिन ये क्लासिकल म्यूजिक में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत में। कालिदास सम्मान किसको दिया जाता है? क्लासिकल म्यूजिक को। तो इसलिए थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक की बात आए तब थोड़ा समझिएगा कि भारत का जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय सम्मान रखा है। पूरे देश के लोगों को सम्मानित करता है। मध्य प्रदेश के बहुत कम होते हैं उसमें। अभी तक ये सम्मान 1986 में शुरू हुआ था शायद, और 20 लाख रुपया दिया जाता है। तो अभी तक ये कितनी बार दिया जा चुका होगा, आइडिया लगाओ। बीच में 4-5 बार नहीं दिया गया है, लेकिन 86 में भी अगर शुरू हुआ है, हाँ 34 हो गए, यानी कि 30 तो हो ही गए होंगे, 30 सम्मान तो हो ही गए कम से कम। तो 30 लोगों को दिया जा चुका। आप उनकी लिस्ट पढ़िए, वो देश के सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज एक काम और होमवर्क करिए कि मैं कुछ वाद्य यंत्र बता रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट, इनको बजाने वाले इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट बनाइए। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ सितार। सितार को बजाने वाले लोगों की लिस्ट बनाइए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो पंडित रविशंकर हो गए। पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, यूपीएससी पूछ चुका है बुद्धादित्य मुखर्जी। पंडित रविशंकर हो गए, विलायत खान हो गए। वीणा डिफरेंट है, हाँ वीणा डिफरेंट है। खुद बाबा अलाउद्दीन खान हो गए, अन्नपूर्णा देवी हो गई, और भी बहुत सारे लोगों की तो 7-8 लोग हैं, करीब 10 लोग। तो सितार बजाने, सितार प्लेयर्स की लिस्ट बना ली आपने। उस्ताद शुजात खान कर लीजिए। हाँ पंडित रविशंकर, तो हाँ मैंने अभी आप आए उससे पहले बताया ना। नहीं वीणा नहीं है, सितार बोलेंगे उसको। हाँ वीणा डिफरेंट चीज है, वीणा अलग है। वीणा और सितार डिफरेंट है। गिटार उसका, सितार का एक तरह का इलेक्ट्रिक फॉर्म है। अगर उसको आप बिजली से बजाने लग जाते हैं एक तरह से, तो वो है। तो वीणा पुरानी जो है उनमें 5 तार होते थे, 7 स्ट्रिंग वाला। सितार जो है 7 स्ट्रिंग वाला। तो 7 से सितार से वो सितार बना है, 7 स्ट्रिंग्स। बाबा अलाउद्दीन खान ने 2 स्ट्रिंग बढ़ाई थी, जनरली 5 ही स्ट्रिंग होती थी पहले वाले में, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग का आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फ्लूट। फ्लूट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूट में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, उनके लड़के राहुल चौरसिया। यूपीएससी ने 2004-05 में हम लोगों ने जब दिया था प्री, तब एक रोनू मजूमदार पूछा था। रोनू मजूमदार, शायद रोनू मजूमदार ऑप्शन था या फिर फ्लूट ऑप्शन था, जो भी था, लेकिन वो आंसर जो था वो रोनू मजूमदार और फ्लूट वाला था। फ्लूटिस्ट है।
रोनू मुजुमदार। तो फ्लूटिस्ट इंडिया के 7-8 तैयार कीजिए, इंपॉर्टेंट फ्लूटिस्ट। ऐसे ही गिटारिस्ट तैयार कीजिए। एक इंपॉर्टेंट गिटारिस्ट है काबरा करके, काबरा है तो वो सर्च कर लीजिएगा, गिटारिस्ट और काबरा, तो वो आ जाएगा नाम उनका। मैं नाम भूल रहा हूँ पूरा। वायलिन में हमने कालिदास सम्मान दिया है वीजी जोग को। वीजी जोग बहुत इंपॉर्टेंट वायलिनिस्ट है। एसपी बालासुब्रमण्यम और वो जब गाते थे तब वायलिन वो भी बजाते थे। कविता कृष्णमूर्ति गाती थी, उनके हस्बैंड वायलिन बजाते हैं, तो कविता कृष्णमूर्ति के हस्बैंड, वो ऐसे थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। कविता कृष्णमूर्ति करेंगे, स्पाउस में उनका नाम आ जाएगा, उसको जाके सर्च कीजिएगा। वायलिन वादक हैं। तो इंडिया के सबसे फेमस वायलिनिस्ट, उनकी लिस्ट बनाई है। ये अगर वाद्य यंत्र वाला क्वेश्चन आ गया, इंस्ट्रूमेंट वाला, तो तबला प्लेयर, इंपॉर्टेंट तबला प्लेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पंडित जाकिर हुसैन। पंडित बोलने के बजाय उनको उस्ताद बोलेंगे। हिंदी में मैंने कल बताया, हिंदी में जनरली हम लोग पंडित बोलते हैं, हिंदी संस्कृत में, उधर उस्ताद बोलते हैं उर्दू में, और इधर इंग्लिश में मैस्ट्रो वर्ड आता है। उस्ताद जाकिर हुसैन के फादर उस्ताद अल्लाह रखा खां। बाकी तबला प्लेयर तो और भी हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो बहुत ही नामी गिरामी लोग हैं। देखिए, जिसने भी रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में एक बार प्रेजेंटेशन दे दिया, यानी वहाँ दे दिया, इसका मतलब है कि वो देश की नामी गिरामी हस्तियाँ ही वहाँ जाती है। रॉयल अल्बर्ट हॉल में अगर लंदन में अगर कोई प्रोग्राम हुआ है किसी आदमी का, तो पंडित रविशंकर का होता है। उनके भाई थे उदय शंकर, तो वो भारत में डांसर के तौर पे थे, तो कथक और वो पूरी दुनिया में ले गए वो। तो दो भाई थे, पंडित रविशंकर और पंडित उदय शंकर। पंडित रविशंकर की 2 शादियां हैं, 3 हैं शायद, 2 हैं, जो भी हैं। तो पहले तो अन्नपूर्णा देवी हैं, जिनसे जो लड़की हैं वो एक अनुष्का शंकर है उनकी बेटी, जो क्लासिकल म्यूजिक गाती हैं, वोकल में भी हैं, और सितार प्लेयर हैं, सॉरी, इंपॉर्टेंट सितार प्लेयर हैं, अनुष्का शंकर। दूसरी उनकी लड़की है नोरा जोन्स, जो सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने का उनके नाम रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड जैसा ग्रैमी अवार्ड। कई लोग नॉमिनेट होते हैं तो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी चीज़ है ग्रैमी अवार्ड के लिए। तो वो है नोरा जोन्स, ग्रैमी अवार्ड के लिए जानी जाती हैं। नोरा जोन्स वहाँ सिंगर हैं, पॉप सिंगर की तरह, वहाँ पर न्यूयॉर्क में उनके बैंड और वो सब है। नोरा जोन्स भी सर्च कीजिए, थोड़ा थोड़ा विकिपीडिया से पढ़ना शुरू कीजिए, म्यूज़िक का अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपका। विकिपीडिया से पढ़िए। तो नोरा जोन्स, अनुष्का शंकर, इन सब के बारे में एक एक पैराग्राफ तैयार कीजिए, कभी भी परीक्षा में आएगा। पंडित रविशंकर के ऊपर एक पेज तैयार कीजिए, भारत रत्न तो है ही, साथ ही उनका जो बहुत पुरानी उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी 71-72 के आसपास की, माई म्यूजिक माई लाइफ, बड़ी फेमस है। म्यूजिक लवर्स के लिए वो किताब बहुत बहुत बड़ी किताब है। जैसे हम लोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मानते हैं ना गांधी का, वैसे ही माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर, उसको सर्च कीजिए विकिपीडिया में और जरूर पढ़िए उसको। माई म्यूजिक माई लाइफ। तेंदुलकर की आत्मकथा, पीवी नरसिम्हा राव की आत्मकथा, गांधी की आत्मकथा, ये सब पूछी जाती है। और जिस साल आपकी एग्जाम होने वाली, उस साल रिलीज होने वाली ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िए, एक एक पैराग्राफ पढ़ के जाइए उसका। बेस्ट सेलर बुक 2021 की, 22 की, 23, 24, 25 जो आएगा, उसमें जो भी बेस्ट सेलर बुक होगी साल भर की, हिंदी की बेस्ट सेलर बुक, और कोशिश करिए टॉप 10 बुक्स को पढ़ के जाएं, और उन बुक्स को ही ना पढ़ के जाएं बल्कि उनके बारे में एक एक पैराग्राफ पढ़ के जाएं। इसके अलावा चूंकि बुक्स की बात चल पड़ी तो मैं आपको बता दूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बैटरी चेंज कर लो, इसमें है सेकंड, आज चेंज करना भूल गए थे।
बंद कर लो। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्योंकि लिटरेचर की बात आ रही है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार बुक्स, तो इस साल जो ज्ञानपीठ जिसको भी मिला है, पिछले साल जिसको मिला है, उसकी किताबें कौन कौन सी है वो परीक्षा में पूछते हैं। बुकर ऑफ द बुकर और बुकर पुरस्कार, मेन बुकर प्राइज आजकल नाम हो गया उसका मेन बुकर प्राइज। पहले बुकर प्राइज होता था, आजकल मेन बुकर प्राइज। जिसको भी मिला है जरूर पढ़िएगा। जर्नलिज्म और बहुत सारी फील्ड में मिलता है पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज वाली जो भी राइटर हैं, महिला है तो स्पेशली पूछा जाता है, और इंडियन है तो फिर तो और भी पक्का है। तो झुम्पा लाहिड़ी और ये सब नाम वहीं से आए थे। बुकर से लोग निकले थे, किरण देसाई, अनीता देसाई, ऐसे नाम, बड़े बड़े नाम निकले थे। तो बहुत बड़े बड़े राइटर हमारे भारत में रहे हैं। अरुंधति राय भी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना, उनकी बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो कुछ अमर कृतियां हो जाती है जिनको पूछा जाता है। तो एक तो पुरानी जो बहुत ही अमर है, सलमान रश्दी, बड़े नाम है सलमान रश्दी। तो राइटर, बुक्स, ये कल्चर वाला पार्ट है, तो इसको करिए, कमजोर होता है लोगों का। तो बुकर, पुलित्जर जब आप देखेंगे, साथ में नोबेल, लिटरेचर का नोबेल, उस साल का लिटरेचर का नोबेल। और भारत में ज्ञानपीठ के साथ जोड़िए, ज्ञानपीठ के साथ में एक और जोड़िए, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जिसको मिलता है उसका नाम जनरली पूछा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार देती है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार है, मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो कालिदास सम्मान मैंने आपको बताया संगीत के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में नहीं, और वो भी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। ये बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है। तो सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये अगर आपने तैयारी कर ली तो काफी हद तक 99% आपका पेपर बैठने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, साहित्य के मामले में। क्योंकि अब साहित्य में चले गए, वापस म्यूजिक में आते हैं। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बना रहे थे, तो तबला, सारंगी, सारंगी वादक भारत के। अब वीणा आ जाएगा, वीणा वादक। तो वीणा वाले कम है, उसके बजाय अब वीणा का स्वरूप हो गया सुरबहार, मोहन वीणा। विश्व मोहन भट्ट हैं, गिटारिस्ट हैं, उन्होंने एक वीणा बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है मोहन वीणा। उनके खुद के नाम के ऊपर ही उन्होंने रखा है। जनरली आपको 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त, 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे राजघाट पे म्यूजिक बजाते हुए वो दिख जाएंगे। भजन सोपोरी, भजन सोपोरी, इन सब के नाम सर्च कीजिए, मैं जिनको बोल रहा हूं। भजन सोपोरी, विश्व मोहन भट्ट। इसके अलावा संतूर, संतूर एक बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है। संतूर, बताइए संतूर वादक फेमस पंडित? नहीं, जसराज तो वोकलिस्ट है, गायक है। कौन है संतूर वादक? नहीं, हम वो सरोद में है, अभी लिख लीजिए, सरोद भी लिख लीजिए। अमजद अली खान, उनके दोनों बेटे, वो सब सरोद बजाते हैं। सरोद उसी का फॉर्म है, सुरबहार का। ये सब बाबा अलाउद्दीन खान के बनाए हुए हैं, सरोद, सुरबहार, सितार। यस, पंडित शिव कुमार शर्मा और उनके बेटे। बहुत शांति कुंज में जब आप जाते हैं, गायत्री परिवार में जब आप शांति कुंज जाएंगे, तो यहाँ तो हम लोग म्यूजिक नहीं बजा पाते शक्तिपीठ में, लेकिन वहाँ सुबह सुबह जो एक म्यूजिक बजता है, मैं बचपन से सुनता था। मैं बड़ा इच्छुक था कि एल्बम कौन सा है। जनरली उस समय में एल्बम ऐसे टीवी तो था नहीं, और एफएम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एल्बम जरूर जारी होते थे, लेकिन ऑडियो कैसेट जारी होते थे, और एलपी रिकॉर्ड। तो जो एलपी रिकॉर्ड होते थे, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड जो होते थे, वो गोल गोल डिस्क होती थी, जिसको घूमती थी, उस पर वो रख करके साउंड निकलता था। HMV के जनरली रिकॉर्ड होते थे। सोनी बाद में सोनी निकालना शुरू किया। तो वो
वो जो रिकॉर्ड आते थे उनमें एल्बम जारी होते थे, तो वो एल्बम था कॉल ऑफ द वैली। कॉल ऑफ द वैली बहुत फेमस एल्बम है, कभी आप सर्च कीजिएगा कॉल ऑफ द वैली। वैसे भी सुबह ध्यान लगाने के लिए यदि आप कॉल ऑफ द वैली यूट्यूब में सर्च करोगे तो 3 लोगों के नाम आएंगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा और वो काबरा, काबरा का नाम मैं भूल गया फिर, तो उसमें तीसरा नाम उनका है काबरा, जो उसमें गिटार बजा रहे हैं। तो एक गिटार है, एक फ्लूट है, एक संतूर है, तीनों ने मिलके बहुत ऐसा एल्बम है वो जो दुनिया के उन 100 एल्बम में शामिल है जिन्हें जिंदगी में सुनना जरूरी है ना। ऐसा आप इंटरनेट पे जाएंगे कि 100 एल्बम्स जो लाइफ में आपको एक बार सुनना चाहिए, उनमें शामिल है वो। दुनिया के 100 एल्बम जो कि जिंदगी में एक बार सुनना जरूर, मेरे हिसाब से वो टॉप 10 में है। उसको कभी सुनिए, उसके सारे म्यूजिक सुनिए कभी, तो आपको थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक में राग पीलू क्या होता है, राग पहाड़ी क्या होता है ना। तो पहाड़ी राग जब होता है तो पहाड़ी राग में आप यहाँ सुनते सुनते ही आप कश्मीर में पहुंच जाएंगे। कॉल ऑफ द वैली मतलब कश्मीर वैली, कॉल ऑफ द वैली मतलब घाटी की आवाज़, तो घाटी की आवाज़ मतलब कश्मीर जैसा। तो आप शिकारा में बैठे हैं और कोई म्यूज़िक चल रहा है और आप डल झील में हैं, तो वैसा एहसास अगर करना हो मॉर्निंग में सूर्योदय के साथ, तो ध्यान लगाने के लिए शांति कुंज में वो बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे बजता है और अधिकांश लोग उसी से उठते हैं। तो मैं जब 5th क्लास में था तब से मैं उस म्यूज़िक के बारे में सोचता हूँ कि मैं इसका म्यूज़िक का एल्बम का पता लगाऊंगा। तो जब मैं 9th 10th में आया तब तक मैंने खुद, जो डॉक्टर प्रणब पंड्या जी हैं हमारे जो मिशन के एक संचालक है, उन्हीं से साक्षात उन्हीं से पूछ लिया। मैंने कहा ये एल्बम कौन सा है जब मैं उनके संपर्क में आया तो मुझे मौका मिला पूछने का, तो मैंने उन्हीं से पूछा, तो उन्होंने ही फिर बताया कि ये जो है ये कॉल ऑफ द वैली है। तो उस समय तो इंटरनेट वगैरह नहीं था, लेकिन मैंने कैसेट फिर उसका खरीदा, कैसेट खरीदा कॉल ऑफ द वैली का अलग से, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो सिलेक्टेड 2 या 3 ही उसके टुकड़े बजाए जाते हैं। फिर मैंने पूरा जब वो कैसेट सुना तो देखा कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और उसी को गुरुजी ने सिलेक्ट किया होगा या हमारी टीम ने, संगीत की ने, जिसने भी सिलेक्ट किया होगा शांति कुंज में, वो क्लासिकल है, बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ से हमको क्लासिकल थोड़ा थोड़ा, देखिए क्लासिकल में तानसेन के बजाय कानसेन होना ज़रूरी है ना। ऐसा बोलते हैं कि कान तैयार करना क्लासिकल के लिए बहुत मुश्किल काम है, उससे आप राग भी समझ सकते हैं कि कौन सा राग है, ठीक है। तो अगर आप रागों का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 प्रकार की रागें होती हैं, ओढ़व राग, ओधव राग, ओधव राग, साधव राग और संपूर्ण राग, क्लासिकल रागाज है ना। डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल रागाज में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रागाज। रागाज किसको बोलते हैं, डेफिनेशन में लिखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 स्वराज, जो 7 स्वर हैं, 7 सुर हैं, सारे गमा पदा नहीं, ये जो 7 स्वर है, ये इंग्लिश में इनको नोट्स कहते हैं। तभी वो आप जब रियलिटी शो वगैरह देखते हैं कभी, तो बोलते हैं जो जज होते हैं वो बोलते हैं इनके नोट्स ठीक लग रहे थे, इसके नोट्स ऐसे जा रहे थे, हाई पिच था, ये था, फलाना था। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो यही है, नोट्स, स्वर। तो वो जो 7 स्वर हैं, 7 सुर हैं, वो 7 नोट्स हैं, और वो वेस्टर्न म्यूजिक में भी हैं, सबसे बड़ी बात है। तो वो वेस्टर्न म्यूजिक में भी आपको जो का त्यों ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी सिंगर को सुने, वो भी नहीं 7 सुरों की बात करते हैं, 7 नोट्स को लगा करके ही म्यूजिक बनाते हैं, कोई सा भी म्यूजिक। इसीलिए वो म्यूजिक भी मिठास उसी से आती है, 7 से ही आती है। 7 को आप गड़बड़ कर दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जो साधव राग है, ओधव राग है, ओधव राग जो होता है वो 5 सुरों से मिलके बना होता है, केवल 5 सुरों को यूज किया जाता है उसमें, आरोह में और अवरोह में, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सारे गमा पदनी, निध पम गरेसा, तो निध पम गरेसा डिसेंडिंग है, सारे गमा पदनी असेंडिंग है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में जाते समय ओनली 5 स्वर्स जो हैं वो यूज होते हैं। 2 को हाथ नहीं लगाया जाता, हारमोनियम वगैरह में कभी भी टच नहीं करेंगे, सितार में कभी भी उस तार को छेड़ेंगे नहीं,
उन 2 सुर वाले तार को कभी नहीं चढ़ेंगे, गिटार में नहीं चढ़ेंगे। तो इसका मतलब है वो औधव राग है। साधव राग जो होगा 6 स्वर, 6 स्वर होंगे तो साधव राग होगा। तो रागों के प्रकार में 3 प्रकार के राग, औधव राग, साधव राग, तीसरा है संपूर्ण राग। संपूर्ण राग मतलब पूरे 7 नोट्स जो हैं वो लग रहे हैं, 7 सुरों को लगाया जा रहा है। हारमोनियम को जब आप देखेंगे तो सा से सा के बीच में जो सा है और अगला जो सा है, सारे गमा पध नी सा, बीच में जो है 7 स्वर हैं। इसके बीच में जब आप वो देखोगे पट्टियां तो वो 12 मिलेंगे। 12 का मतलब है कि कुल 12 स्वर मिलकर के सप्तक बनाते हैं। ठीक है, हेप्टेंथ ज्वाला जो काम है, सप्तक वाला जो काम है वो किसके द्वारा होता है? 12 से मिलके होता है। अब सप्तक में हम लोग सोचते हैं 7 है, सप्तक 12 स्वरों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर के सप्तक कहा जाता है। तो 3 सप्तक होते हैं हारमोनियम में। सबसे नीचे जो सप्तक होता है उसको मंद्र सप्तक कहते हैं, बिल्कुल ही डाउन वाला लोअर सप्तक, उसको मंद्र सप्तक कहते हैं। बीच वाले को मध्य सप्तक कहते हैं। और सबसे ऊपर जो हाई पिच होता है, तो लो पिच, सिंपल पिच यानी साधारण पिच, और हाई पिच। तो जो हाई पिच जहाँ से महिलाओं की आवाज़ एकदम जैसी आवाज़ निकलने लगती है, बहुत ही तीखी और बहुत पतली हारमोनियम की, उसको बोलते हैं तार सप्तक। और एक एक सप्तक 12-12 उससे बना होता है। तो ये 12 कौन है? तो 12 में 7 स्वर तो शुद्ध स्वर हैं, सारे गमा पध नी शुद्ध स्वर कहलाते हैं। एक स्वर तीव्र स्वर होता है, म वाला जो होता है वो तीव्र स्वर होता है, और रे, ग, ध और नी ये कोमल स्वर होते हैं। तो जो म होता है तीव्र स्वर, उसके ऊपर एक खड़ा एक जैसा लिखा रहता है, एक डंडा रहता है। और जो रे, ग, ध, नी जो है वो कोमल स्वर होते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन होता है स्वरों के नीचे। जब हम नोट्स की बात करते हैं तो हम लोग ये शुद्ध हिंदी में, जब हम नाट्य शास्त्र में जब हम जाते हैं और नाट्य शास्त्र की बात जब हम करते हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, तो वो सा को बोलते हैं षडज, षडज, शाह को बोलते हैं षडज, रे को बोलते हैं ऋषभ, उसका नाम है ऋषभ, ग से गांधार। इसलिए जो गांधार शब्द है ये संगीत से जुड़ा हुआ है, गांधार। इसलिए जो संगीत गाते हैं, किन्नर गंधर्व जो हम बोलते हैं ना, देवताओं के वहाँ कौन होते थे? किन्नर और गंधर्व, जो डांस करते थे, गाने बजाने वाले लोग, इसलिए वो गांधार से बना है, गंधर्व। और अभी भी जो व्यक्ति बैंड बाजे का काम करते हैं, गाने बजाने का काम करते हैं, वो अपना सरनेम गंधर्व लिखते हैं, क्योंकि वो उस काम को करते हैं। ठीक है, तो गांधार। मध्यम, म से है मध्यम, तो मध्यम जो होता है वो तीव्र स्वर होता है, और वो जब तीव्र होता है तो वो फेमस राग है, राग यमन। उसमें और कुछ नहीं होता, उसमें म को तीव्र कर देते हैं, बाकी सब शुद्ध होते हैं, बाकी शुद्ध स्वर होते हैं, और बहुत फेमस राग है। अगर आप किसी को म्यूजिक सीखना है या सीखने का नहीं भी है, समझ भी है, क्योंकि कई बार आप IAS हैं और आपको किसी क्लासिकल प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बना दिया, और आप अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छे से बोल पाएंगे तो एक अलग समझ होगी कि आप संवेदनशील भी हैं, क्योंकि जो म्यूजिक को समझता है वो संवेदनशील होता है, उसमें सेंसिटिविटी होती है। तो मध्यम जो है वो क्या कहलाता है? तीव्र, तीव्र स्वर यमन में। तो कभी राग यमन सर्च कीजिएगा विकिपीडिया में, देखिएगा उसमें क्या कैसे क्या बताया हुआ है, तो आपको म उसमें दिखाई देगा। म के बाद प है वो पंचम। इसलिए जब हम राहुल देव बर्मन और सचिन देव बर्मन की, SD बर्मन, RD बर्मन की बात करते हैं, खास करके RD बर्मन की बात करते हैं, तो लता मंगेशकर बोलती है ना कि वो पंचम दा, क्या बोलते थे? पंचम दा। सब लोग ऋषभ से गाते हैं, षडज से गाना शुरू करते हैं। जैसे मेरा तो पिच स्लो है, मतलब मैं तो मीडियम हूँ, तो मैं षडज से अभ्यास करता हूँ। तो मैं तो सारे गमा पध नी जो मध्य सप्तक है उसी में ही रहता हूँ, मैं आगे छेड़छाड़ नहीं करता। वो शिफ्ट हो जाती है, वो फ्रेम पूरी की पूरी 12 की स्वरों की ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अगर आप एक अगला ले लोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। पंचमदा का सा जो था वो पंचम था। पंचमदा का सा कौन सा था? पंचम। इसलिए पंचमदा के गाने आप सुनो, जो ओ माजी रे या ऐसा कोई गाना है फिल्मी का, खास करके नदी के और
नाविक के और ऐसे जो गाने होते थे मछुआरों वाले, जिसमें बहुत तेज आवाज़ और बहुत पतली आवाज़ में, खास करके बंगाली मूड के वाले के जो गाने थे, बंगाली बैकग्राउंड वाले, तो इसलिए उनका नाम था पंचमदा। पंचमदा बहुत ऊंचा गाते थे। महिलाएं जनरली म से गाती हैं, महिलाओं की आवाज़ पिच बहुत ऊंचा होता है, तो उनके लिए म साधारण बात है। रे से तो गाती ही हैं, इसलिए महिलाओं को प्रैक्टिस कराना है म्यूज़िक की तो जनरली रे, ग और म से कराया जाता है, ऊपर से। लेकिन जो पंचमदा थे वो तो क्लासिकल ही था, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा क्लासिक थे। तो इसलिए आशा भोसले जो है वो जब कभी बार बार आशा भोसले का कोई भी इंटरव्यू सुनोगे तो पंचमदा जरूर आएंगे। और वो पंचम उनका नाम ही हो गया था, स्वर से ही उनका नाम हो गया था पंचमदा। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी आदमी की पहचान ही इतनी ऊंची हो। फिर ध होता है देवत, द होता है देवत, नी से निषाद, नी से निषाद। तो ये सारे गमो पदनी के नाम हैं, ये नाट्य शास्त्र से लिए हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, उन्होंने भी नाट्य शास्त्र से ही लिए हैं। इसलिए वो सा को एस लिख देते हैं, रे को आर लिख देते हैं, ग को जी लिख देते हैं, एम लिख देते हैं, मध्यम को पी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। ठीक है, और उसको एन लिख देते हैं, निषाद को एन लिख देते हैं। तो वो इससे काम चला लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से, कैपिटल लेटर में लिख के उससे काम चला लेते हैं। बाकी होता तो वही है, सेम ही है। तो नोट्स वो बोल देते हैं इसको कि स्वर के बजाय ये नोट्स हैं। तो राग रागिनियाँ क्या होती है? राग रागिनियाँ ये होती हैं कि जब आरोह अवरोह में आप कोई न कोई एक स्वर चेंज कर देते हैं। मूल राग की जो पहचान होती है कि इसमें 5 स्वर लगेंगे, इसमें 6 लगेंगे, इसमें ये कोमल लगता है, इसमें तीव्र लगता है, ये उस राग की एक पहचान होती है, उसकी जाति होती है, उसको बोलते हैं जाति। राग के उसको बोलते हैं, उसको जाति स्वरम। और वो जाति जो होता है, उस जाति का जो राग है, अब उसमें एक उपजाति तैयार हो जाती है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हम एकाध स्वर ऐसा कुछ उसमें सेट कर देते हैं कि कोमल ले लेते हैं, कोमल के बजाय एक के बजाय उसी को 2 बार कर लिया। ऐसा करके आरोह और अवरोह में कोई चेंज करते हैं तो एक नई राग पैदा हो जाती है, एक नई राग का जन्म हो जाता है, एक नई धुन बन जाती है। ठीक है, तो एक राग, उसको जब उसी जाति की मूल स्वरों को वही रखा जाता है और केवल अवरोह और आरोह में परिवर्तन किया जाता है, तो उसको रागिनी बोलते हैं। उसी राग में रहती है लेकिन थोड़ा डिफरेंट कर दिया तो उसको रागिनी कहते हैं। और अगर आपने मूल स्वरों से छेड़छाड़ कर दी तो वो नया राग हो जाएगा, नए राग का जन्म हो गया, आपने एक नया राग जन्म दे दिया। और प्रत्येक राग का 4 चीज़ें होती है, तो वो देखिएगा। प्रत्येक राग का एक तो समय होता है, नाम होता है प्रत्येक राग का अपना एक नाम। दूसरा उसका एक समय होता है कि वो किस समय गाया जाता है, सुबह में गाया जाता है, रात में गाया जाता है। तो एक और शब्द आप म्यूजिक में समझिए जो इम्पोर्टेंट है, वो है प्रहर। हमारे जो भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में जो समय को बांटा गया है वो 8 प्रहर में बांटा गया है। 24 घंटों को 8 प्रहर बोलते हैं, 8 प्रहर हैं। तो कितना हो जाएगा 8 into 3, तो 3 आवर्स का, 3 घंटों का एक प्रहर है। तो रात्रि का प्रथम प्रहर शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर है। सूर्यास्त के बाद रात्रि 6 बजे, शाम को 6 बजे अगर सूर्यास्त माने तो 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर। 9 बजे से 12 बजे तक रात्रि का दूसरा प्रहर। ठीक है, तो रात्रि का जो दूसरा प्रहर है उसमें जो राग गाई जाती हैं, भोपाली और ऐसी जो रागें हैं, शिवरंजनी, दुख भरी रागें, तो शिवरंजनी जनरली रात्रि के दूसरे प्रहर में गाई जाती है। तो ऐसे कुछ रागें हैं जिनका समय निर्धारित है कि कौन से प्रहर में गाई जाती हैं। तो रात्रि का दूसरा, रात्रि का तीसरा प्रहर कोई भजन संध्या होती है, वो बहुत देर तक चलती है, तो 12 से 3 में गाया जाएगा। फिर 4 बजे तो लोग उठ ही जाते हैं, 3 से 6 तो उठने का समय। तो भगवान के भजन अधिकांशतः रात्रि के अंतिम प्रहर के होते हैं, सूर्योदय से 3 घंटे पहले वाले। तो सूर्योदय से 3 घंटे पहले वाले जो हैं वो सूर्योदय वाले राग हैं एक तरह से, तो उसमें भगवान के भजन हैं। इसलिए आपने कभी जो टी सीरीज के संस्थापक थे गुलशन कुमार, उनके कोई भजन देखे होंगे तो ज़्यादातर वो सुबह 3 से 6 वाले हैं। इसलिए वो बहुत सुहावने लगते हैं, क्योंकि वो म्यूज़िक की समझ जिनकी भी होगी, उन्होंने वो सब गाने, उन्होंने उनके भजन
भगवान शिव के और ये भोले को चढ़ाने जा रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें। हम जल चढ़ाने जनरली वही 5-6 बजे जाता है आदमी भगवान शिव को, सोमवार का जो व्रत करते हैं वो जाते हैं, तो वो समय को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए फिल्मों में ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखी जाती है ना। राज कपूर हमेशा कहते थे कि मेरी फिल्म में शिवरंजनी का एक गाना जरूर होना चाहिए, तो इसलिए उनकी फिल्मों में वो है जाने कहाँ गए वो दिन, या दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, या ऐसे कोई भी जो दुख भरे जो सैड सॉन्ग्स हैं राज कपूर के, वो सारे शिवरंजनी राग में हैं। और वो रखवाते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर को बताते थे कि मुझे शिवरंजनी राग का एक गाना चाहिए मेरी मूवी में। इसीलिए उस ज़माने में महिलाएं और बुजुर्ग और वो सब उन गानों को पसंद करते थे। देखो रे सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, या ऐसे इस टाइप का वो जो फिलोसॉफिकल गाने होते थे। इस वजह से राज कपूर बहुत लोकप्रिय जो है वो एक्टर थे। उसका कारण है उन्होंने म्यूज़िक की उस समझ को पकड़ा था कि जनता के हम दिलों में कैसे जाएंगे, ठीक है, उस तरह की समझ थी। और जो गायक इन सब चीज़ों को जानता है वो फिर बहुत अच्छे से, आप जानते हैं कितने सारे अवार्ड मिलते हैं, कितने म्यूज़िक से जुड़ी हुई बहुत सारी सुविधा उसको मिलता है। लता मंगेशकर इसकी बहुत पारखी थी, इसलिए हम उनको याद करते हैं मेलोडी क्वीन। मेलोडी मतलब राग, रागों की रानी थी वो, राग रागिनियों की रानी, इसलिए हम मेलोडी क्वीन बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको रागों को इंग्लिश में मेलोडी कहा जाता है, राग को क्या कहा जाता है, मेलोडी। तो इसलिए उसको मेलोडी क्वीन कहा जाता था, ठीक है। और भी बहुत अभी जो है श्रेया घोषाल हैं, एक दो और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आप देखते हैं इन दिनों में कितना सुंदर गाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे म्यूज़िक बनाए। ये म्यूज़िक बनाते कैसे हैं, ये इन्हीं को तोड़ मरोड़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, तो वो जो राग जो होगा कंप्लीट होगा तो इस तरह से उसमें स्वर, तो समय एक तो होता है इंपॉर्टेंट, समय बहुत, और प्रहर ऐसे ही दिन के प्रहर, दिन में गाए जाने वाले 4 प्रहर फिर हो जाएंगे, शाम तक 4 प्रहर हो जाएंगे, तो 8 प्रहर वाला हिंदी स्टाइल है ये, क्वार्टर में बांटा हुआ है, ठीक है ना, 4 भागों में बांटा हुआ है, दिन को भी और रात को भी, ठीक है। दूसरा उसमें होता है मूड। मूड के पहले 2 चीज और लिखिए, खास करके सीजन लिखिए। एक सीजन होता है, सीजन मतलब किस सीजन में गाया जाता है। गर्मी में गाया जाता है, बसंत में होता है, शिशिर में होता है, तो उसको कौन से सीजन में गाया जाता है। तो जब हम मेघ मल्हार की बात करते हैं, जब हम दीपक राग की बात करते हैं, तो गर्मी के दिनों में, तो समर में, और ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो रेनी सीजन में बात करते हैं, तो रेनी सीजन में तो बहुत आसान है रेन की बात करना। तो मेघ मल्हार राग, तो ऐसे में मूड क्या होगा, मूड होगा करेजियस, साहसी क्यों मूड होगा, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो राग गाने की क्या जरूरत है, और जब बारिश नहीं हो रही और आप गाना शुरू करें और बारिश होने लग जाए, इसका मतलब बहुत बड़े साहस की बात है। तो साहसी मूड होता है, किसी जगह लव मूड होता है, लव वाला मूड होता है, रोमांटिक मूड होता है, किसी जगह साहसी मूड होता है, कई जगह सैड होता है। तो रागों के साथ में ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है, समय भी जुड़ा हुआ है, राग का नाम है, सीजन है और मूड है। तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, रागा, टाइम, सीजन और मूड, ठीक है। तो ये सर्च करके एक टेबल आएगी, ऐसी टेबल में जिन रागों के नाम लिखे हैं वो 10-12 रागों की लिस्ट बना के रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है, यूपीएससी पूछ चुका है ये सब, राग का मूड और सीजन और ये सब पूछ चुका है वो। और तानसेन 2 रागों के लिए जाने जाते थे, दीपक राग और मेघ मल्हार राग, मेघ उसके लिए, वर्षा ऋतु के लिए। और ऐसा कहा जाता था कि उनकी जान पे बनाई थी, और शायद उनकी मृत्यु भी इसी वजह से हुई कि वो फिर उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। अकबर की फरमाइश थी, उनको पेश करना पड़ा, क्योंकि सब उकसा रहे थे, और सब इसीलिए उकसा रहे थे कि इससे उसकी जान को खतरा हो जाएगा, और उससे फिर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन डैमेज कर गए, क्योंकि वो गाने से उतनी ऊर्जा निकलती थी, और ऊर्जा को संभालना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुरंत बारिश कराना बहुत ज़रूरी होती थी उसमें, ताकि फिर ठंडक हो सके। तो वो सब कहानियाँ हैं, वो अकबर के ज़माने की तानसेन की कहानियाँ, तो पढ़िएगा एक से एक। अब तो यूट्यूब पे एक से एक स्टोरीज़ हैं, तो तानसेन अकबर की कोई स्टोरी, राग दीपक, राग मल्हार,
और ये सब है ना, सर्च करिएगा। बाकी तो इम्पोर्टेंट रागा में एक भीमपलासी राग है, राग भूपाली है, बहुत इम्पोर्टेंट राग, राग बागेश्वरी है। मालकोंस एक बहुत सुंदर राग है, मालकोंस, भजन बहुत सारे हैं मालकोंस में, राग मालकोंस। हमारे यहाँ एक नीचे एक बहुत शानदार गुरुजी का वांग्मय रखा हुआ है, हमारे गुरुजी ने लिखा है वांग्मय, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, तो आप चाहें तो उसको खरीद लें। उसमें म्यूजिक थेरेपी के बारे में बताया गया, संगीत चिकित्सा। और संगीत चिकित्सा में मालकोंस राग बुखार के लिए ठीक करने के लिए गाया जाता है। तो अगर आप मालकोंस राग बुखार में सुनते हैं तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो इसका मतलब रागों से भी चिकित्सा हो सकती है। एक नया फील्ड है, नया तो नहीं है, अब तो मैं 40 साल से सुन रहा हूँ, 40-50 साल से, मतलब काफ़ी फेमस है, अब तो बहुत रिसर्च हो चुका है उसमें। और इसी को जब हम थोड़ा सा साइंटिफिक फील्ड में लेके आते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, डीप इकोलॉजी है, इसको बोलते हैं डीप इकोलॉजी। इकोलॉजी जनरली हम लोग बोलते हैं कि ये जो कनेक्शन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, ये शैलो इकोलॉजी है, ये डीप इकोलॉजी है। और इसी को एक और नाम दिया जाता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स दरअसल ये फिलॉसफी है, और फिलॉसफी और साइंस जब मिल जाता है, जब आप वाकई में थेरेपी की तरह यूज़ करने लगते हैं, तो ये फिर मेटाफिजिक्स में चला जाता है। तो मेटाफिजिकल थिंग्स जो स्पिरिचुअल थिंग्स हैं, जो फिलोसॉफिकल थिंग्स हैं, जो रिलीजन और साइंस को दोनों को जोड़ के रख देती हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको बोलते हैं मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल डीप इकोलॉजिकल, ये उसका पार्ट है संगीत चिकित्सा, क्योंकि ये इमोशंस को आपको बाहर लेके आता है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, मैंने आपको बताया। पिच बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पिच पे आप गा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। तो प्रैक्टिकल बहुत सारे लोगों पे हुए हैं, फ्लावर्स पे हुए हैं, प्लांट पे हुए हैं, यानी कि क्रॉप्स का यील्डिंग बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है। पशुओं पे हुए हैं, वो दूध ज़्यादा देते हैं अगर वो म्यूज़िक को, इस पर्टिकुलर म्यूज़िक को सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि हर जगह जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ये प्रूव करते हैं कि म्यूज़िक इफ़ेक्ट डालता है, खास करके एंडोक्राइनोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालता है। तभी हमको थोड़ा सा हम पेन रिलीफ महसूस करते हैं, हमारे सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, या फिर हम लोग बहुत तनाव में होते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं तो हम लोग थोड़ा सा, तो ये पेन रिलीवर भी है एक तरह का, हेडेक रिलीवर भी है, तो हेडेक को भी कम करता है। तो वहाँ तक म्यूज़िक की स्टडी जो है कोशिश ये करना चाहिए। हमने तो थोड़ा सा डीप में पढ़ा है तो सीखा भी था, इसलिए हम इतना बता पाए, अदरवाइज़ तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हैं कुछ प्लेयर्स। और देखिएगा इसके अलावा इम्पॉर्टेंट वोकलिस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो हम इंस्ट्रूमेंटल में बात कर रहे हैं, दरअसल म्यूज़िक का एक पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं कि गायन। तो गायन शैली में जो सबसे ऊपर हैं पंडित भीमसेन जोशी, जिनको भी भारत रत्न मिला है, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज। हम लाइट म्यूज़िक की बात नहीं कर रहे हैं, गज़ल सिंगर, फिल्म म्यूज़िक जो सिंगर हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लासिकल म्यूज़िक की बात कर रहे हैं। क्लासिकल म्यूज़िक, देखिए परीक्षा में क्लासिकल म्यूज़िक ही आएगा, लाइट म्यूज़िक गाने वालों के नाम जनरली नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्लासिकल म्यूज़िक वालों के आएंगे। किशोरी अमोनकर बहुत बड़ा नाम है, सर्च करिएगा, पढ़िएगा उनको। किशोरी, जैसे मैंने त्यागराजा और एम एस सुब्बुलक्ष्मी बताया, वैसे ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक के क्लासिकल म्यूज़िक वाले। बेगम अख्तर, लता मंगेशकर जिनकी तारीफ करती थी, उस्ताद आमिर खान मैंने जिनका बताया आपको, उस्ताद शुजात खान आजकल बहुत अच्छा गाते हैं, खुद बिस्मिल्लाह खान गाते भी थे, विलायत खान गाते थे। अच्छा, शहनाई छूट गया, शहनाई भी वाद्य यंत्र में लिखिएगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें शहनाई भी लिखिए, और उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को लिखिए क्योंकि उनको भी भारत रत्न मिला है। और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी, उसको सुनिएगा क्या बोलते हैं वो उसके बारे में। पंडित नेहरू ने उनको वहाँ शहनाई बजाने के लिए बुलाया था, हमारी स्वतंत्रता की सुप्रभात में। तो ये सब लीजेंड्स हैं म्यूज़िक के, किशोरी अमोनकर, बेगम अख्तर,
पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, पंडित कुमार गंधर्व जो मध्य प्रदेश से अभी आपको बताए थे, और भी बहुत सारे क्लासिकल वोकलिस्ट बोलेंगे इनको हम लोग, वोकलिस्ट, गायक। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है अच्छा खासा कल्चर का हो गया, और म्यूजिक का भी, आज म्यूजिक का था तो म्यूजिक का आपको बताया। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की